हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। यथार्थ हॉस्पिटल बेसिकली एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है जो कि नॉर्थ इंडिया में है। मीन्स इनके सारे हॉस्पिटल्स आप देखें तो फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा एंड ये ग्रेटर नोएडा, ये वाला जो बेल्ट है, पूरा पूरा एनसीआर बेल्ट में इनके सारे हॉस्पिटल्स है। बेसिकली एक हॉस्पिटल इनका है जो अपना एमपी में है एंड इनका एक हॉस्पिटल आगरा में अभी इन्होंने एक्वायर किया है, उसका अभी वहाँ ऑपरेशनलाइज होना वो अभी बाकी है। तो इनके पास अगर टोटल हॉस्पिटल देखेंगे तो इनके पास टोटल 8 हॉस्पिटल्स हैं एंड इनके जो 78% बेड्स हैं, मीन 78% हॉस्पिटल बेड्स इनके मेट्रो सिटीज में, मीन्स जो दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा वाला सेगमेंट है, उस वाले सेगमेंट में इनके 78% बेड्स हैं एंड इनके पास 2500 से ज्यादा नंबर ऑफ बेड्स हैं टोटल। एंड इनकी जो ऑक्यूपेंसी रेट है काफी हेल्दी है, 66% इनका ऑक्यूपेंसी रेट है एंड इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो 32,000 से ज्यादा है। एंड अगर आप इनका पिछले 10 सालों का रेवेन्यू ग्रोथ का सीएजीआर देखते हैं तो मोर देन 40% के सीएजीआर से ये ग्रो हो रहा है। एंड अगर आप इनका पिछले 10 सालों का एबिटा ग्रोथ का सीएजीआर देखते हैं तो मोर देन 35% के रेट से ये भी ग्रो हो रहा है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो जबरदस्त ग्रोथ है, वो पिछले 10 सालों में मोर देन 61% के सीएजीआर से ग्रो हो रही है। एंड इनके हॉस्पिटल्स में ऑलमोस्ट सारे तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, चाहे वो कैंसर ट्रीटमेंट हो, चाहे वो अदर जो ट्रीटमेंट है, चाहे वो किड्स बच्चों का और ट्रीटमेंट हो, या गाइनोकोलॉजी हो, या फिर आपके जो नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट होते हैं, या फिर जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के जो ट्रीटमेंट होते हैं, वो सारे तरीके के ट्रीटमेंट इनके हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। बेसिकली एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो चलिए दोस्तों, और अगर आप देखें तो ये पूरे हॉस्पिटल सीरीज में, पूरे हॉस्पिटल चेन में जितने हॉस्पिटल्स के रिजल्ट अभी आए हैं, सब में सबसे अच्छे रेट से ग्रो करने वाला हॉस्पिटल है। इनसे ज्यादा रेट से ग्रो करने वाले एक ही हॉस्पिटल है जो मुझे मिला था, जीना सिको लाइफ केयर, लेकिन वो बेसिकली क्या होता है कि आयुर्वेदिक सेगमेंट में वो लोग बिजनेस करते हैं और इनका जो बिजनेस है वो एलोपैथिक सेगमेंट में है। तो एलोपैथिक सेगमेंट में सबसे बेस्ट कंपनी है जो सबसे अच्छा रिजल्ट जनरेट कर रही है, सबसे अच्छे रिजल्ट दे रही है। आइए हम इनकी पीपीटी के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों इनकी पीपीटी में चलते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी पीपीटी में इनका जो Q2 में अभी रिजल्ट आया था, Q2 बोल लें या फिर हाफ ईयरली बोल लें, तो दोनों जो रिजल्ट आए थे उनकी हाइलाइट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जो बेड कैपेसिटी इनका Q2 FY25 में अगर आप देखें तो लगभग 1600 बेड इनके पास हुआ करते थे, तो वहाँ से बढ़ा के इन्होंने लगभग 2550 से ज़्यादा बेड की कैपेसिटी इनके पास हो गई है। मतलब लगभग 50% की उसमें ग्रोथ इन्होंने की है। एंड इसके बाद अगर आप इनका ऑक्यूपेंसी देखें तो ऑक्यूपेंसी जो पहले 60% हुआ करता था वो बढ़ करके अभी 66% हो गया। मीन्स कि इनके पास जितने नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल हैं उस नंबर ऑफ बेड्स में से टोटल इनके पास 66% बेड हमेशा एट ए टाइम फुल रहते हैं। एंड अगर आप इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड देखते हैं आप, तो वो 32,000 से ज़्यादा हो चुका है और उसमें 4% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एंड अगर आप इनका रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू में 28% की ग्रोथ आई है, ज़बरदस्त ग्रोथ है। हॉस्पिटल सेगमेंट में सबसे अच्छे रेट से ग्रो करने वाली कंपनियों में से एक है यथार्थ हॉस्पिटल। तो इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है वो लगभग 28% से इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, वो बढ़ करके अभी लगभग 2794 मिलियन हो गया है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा देखते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पर, तो उसमें 18% की हेल्दी ग्रोथ आई है और वो अभी बढ़ करके 645 मिलियन हो गया है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा परसेंटेज देखते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पर, तो उसमें लगभग 2% की -2% का माइनस ग्रोथ, मीन्स 2% से डिग्रो हुआ है और वो घट करके भी 23% हो गया है। उसके पीछे रीजन्स ये हैं कि अभी इन्होंने 2 नए इनके जो हॉस्पिटल्स हैं, एक न्यू दिल्ली वाला मॉडल टाउन में जो इन्होंने खोला है और एक फरीदाबाद में इन्होंने जो इनका जो तीसरा हॉस्पिटल है, ये दोनों हॉस्पिटल्स इनके अभी ऑपरेशनलाइज हुए नहीं है, जिसकी वजह से आपको इनके जो है इबिट्टा परसेंटेज में कंसोलिडेटेड बेसिस पर आपको डिग्रोथ दिखाई दे रही है। एंड अगर आप इनका पैट देखते हैं तो पैट आपको दिखाई देगा कि उसमें 33% की ज़बरदस्त ग्रोथ आई है और वो बढ़ करके 413 मिलियन हो गई है। इनके पास 3692 मिलियन का नेट कैश पड़ा हुआ है इनके बैलेंस शीट के ऊपर। एंड अगर आप इनका इबिट्टा देखते हैं तो इबिट्टा में 35% की आपको ग्रोथ दिखाई देगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर आप इनको जो दिल्ली और फरीदाबाद वाला जो इनके 2 नए हॉस्पिटल थे जो अभी ऑपरेशनलाइज नहीं हुए, वो Q3 से ऑपरेशनलाइज होंगे। Q3 से उनका रेवेन्यू इनके P&L में ऐड होना शुरू होगा, इनके बैलेंस शीट में ऐड होना शुरू होगा। तो अगर आप उसको एक्सक्लूड करके देखते हैं तो इनका जो इबिट्टा ग्रोथ है वो 35% हुआ है और अगर आप उसको इंक्लूड करके देखते हैं तो 18% इबिट्टा ग्रोथ हुआ है।
एंड अगर आप इनका इबिटा परसेंटेज देखते हैं, दिल्ली और फरीदाबाद वाले जो नए हॉस्पिटल्स हैं जो अभी ऑपरेशनलाइज नहीं हुए उनको एक्सक्लूड करके अगर आप देखते हैं तो उसमें लगभग आपको 27% की ग्रोथ दिखाई देगी, और उसको अगर इंक्लूड करके देखेंगे तो 23% की ग्रोथ दिखाई देगी। तो अगर एक्चुअल रिजल्ट आप काउंट करते हैं इन दोनों हॉस्पिटल्स को छोड़ के, तो आपको रेवेन्यू ग्रोथ 28% दिखाई देती है, आपको इबिटा में जो ग्रोथ है वो 35% दिखाई देती है, एंड अगर आप इनका इबिटा परसेंटेज देखते हैं तो उसमें भी अच्छी खासी इबिटा परसेंटेज इनका 26.7% है, मीन्स ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। एंड अगर आप इनका पैट देखते हैं, पैट अगर आप इनका जो दिल्ली और फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल्स हैं उनको एक्सक्लूड करके देखते हैं तो उसमें 63% की शानदार ग्रोथ है, 504 मिलियन हो गया है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है क्वार्टर 2 में शानदार आई है इनकी, एंड आई थिंक ये पूरे हॉस्पिटल सेगमेंट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। इनसे अच्छा परफॉर्मेंस केवल जीना सिको लाइफ केयर का है, लेकिन वो आयुर्वेदिक सेक्टर में डील करते हैं, तो इस सेगमेंट में उनको कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका जो पूरा बिजनेस है वो पूरा एलोपैथिक सेगमेंट में है। और दोस्तों अगर आप इनके रिजल्ट को हाफ ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो इसमें आपको दिखाई देगा कि इनका जो ऑपरेशनल बेड है टोटल 2305 बेड्स हो गए इनके पास, जो कि H1 FY25 में लगभग 1600 बेड हुआ करते थे इनके पास, अभी 2300 हो गए, तो लगभग 50% का ग्रोथ यहाँ पर भी दिखाई देता है। एंड इनका ऑक्यूपेंसी रेट वही है 66%, जो कि H1 FY25 में 60% हुआ करता था, तो 6% की उसमें ग्रोथ है। एंड इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड लगभग 32,000 का है, जो कि 30,000 हुआ करता था H125 में, तो उसमें भी 6% की हेल्दी ग्रोथ है। एंड अगर आप इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो उसमें 25% की रेवेन्यू ग्रोथ है इनका। एंड जो इनका इबिटा ग्रोथ देखेंगे तो इबिटा ग्रोथ इनका शानदार है, उसमें 24% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी। और एंड अगर आप इनका दिल्ली एंड फरीदाबाद वाला जो न्यू हॉस्पिटल उसको एक्सक्लूड कर देते हैं तो उसमें 26% की ग्रोथ दिखाई देती है आपको। एंड अगर आप इनका पैट देखते हैं तो पैट 924 मिलियन की है, जिसमें कि 51% की हेल्दी ग्रोथ है हाफ ईयरली बेसिस पर। एंड अगर आप इनका ROC देखते हैं तो बढ़ करके 19% हो चुका है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हाफ ईयरली बेसिस पर भी इनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। अगर आपको दोस्तों याद होगा तो हमने क्वार्टर 1 का जब रिजल्ट डिस्कस किया था तब भी हमने डिस्कस किया था कि इनके लास्ट क्वार्टर में इनके कुछ प्रॉपर्टी थे, कुछ इनके फिक्स डिपॉजिट थे जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीज कर लिया था, उनको अटैच कर लिया था क्योंकि इनका कुछ इनकम टैक्स का इशू चल रहा था। तो अभी वो दोनों ही उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो प्लस इनके जो FD थे वो सारे इनकम टैक्स ने भी रिलीज कर दिया है, तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इनके लिए एक अच्छी खबर है। एंड इसके अलावा इनका जो स्टॉक है, इनकी जो कंपनी है यथार्थ हॉस्पिटल्स, इसको MSCI ने अपने स्मॉल कैप इंडेक्स में इंक्लूड कर लिया है, ये भी इनके लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। एंड इसके अलावा जो इनकी क्रेडिट रेटिंग है उसको भी अपग्रेड कर दिया है क्रिसिल ने। पहले इनकी क्रेडिट रेटिंग जो भी थी उससे अपग्रेड करके ए स्टेबल में लेके आ गए, तो ये भी इनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि इनके सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर इनका परफॉर्मेंस बेटर है, जिसकी वजह से इनकी क्रेडिट रेटिंग वो इम्प्रूव हुई है। इसके अलावा इन्होंने क्वार्टर 2 में एक नया हॉस्पिटल आगरा में है जिसका एक्विजिशन इन्होंने किया है, और ये एक वेल स्टैब्लिश्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। इसका अगर टोटल एरिया आप देखते हैं तो लगभग 1,65,000 स्क्वायर फीट में टोटल एरिया में ये हॉस्पिटल फैला हुआ है। एंड इनमें अभी करेंटली 150 बेड्स हैं, जो कि बढ़ा करके ये लोग 250 तक लेके जाएंगे, 250 बेड्स तक ये लोग लेके जाएंगे उसको। एंड इसका पूरा का पूरा 100% स्टेक इन्होंने एक्वायर कर लिया है, लगभग 260 करोड़ में ये डील हुई है। एंड ये H2 FY26 से ये इनागोरेटेड होगी, मीन्स जो अभी ये थर्ड क्वार्टर अभी स्टार्ट होने वाला है, इस थर्ड क्वार्टर जो अभी स्टार्ट हो गया है तो इस थर्ड क्वार्टर में इसका इनागोरेशन होगा। एंड ये डे 1 से इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देगा क्योंकि ये ऑपरेशनलाइज हॉस्पिटल है, अभी रनिंग हॉस्पिटल है। पहले इसको कोई और एंटिटी थी जो रन करती थी, अब इसको उससे यथार्थ हॉस्पिटल ने पूरी तरीके से उसको परचेज कर लिया है, एक्विजिशन उसका कर लिया है। अब दोस्तों हम चलते हैं इनके फाइनेंशियल हाइलाइट्स की तरफ। तो एक और स्ट्रॉन्ग क्वार्टर इन्होंने अभी परफॉर्म किया है। अगर इसमें रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 28% से इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है ईयर बेसिस पे, मींस क्वार्टर 2 FY25 में जितना इनका रेवेन्यू था उससे 28% रेवेन्यू ज़्यादा इन्होंने अभी क्वार्टर 2 FY26 में जनरेट किया है। एंड अगर आप इनका लास्ट जो क्वार्टर 1 के कंपेयर करें इस रेवेन्यू को, तो क्वार्टर 1 से भी इन्होंने 8% ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ कंट्रीब्यूट किया है क्वार्टर 2 में। एंड अगर आप इनका हाफ ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 25% से इनका हाफ ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका इबिटा देखते हैं तो इबिटा जो 546 करोड़ हुआ करता था क्वार्टर 2 FY25 में, वो अभी बढ़ करके 645 करोड़ हो गया, मीन्स ऑलमोस्ट 30% का इनका इबिटा बढ़ गया है। एंड अगर आप इनका इबिटा परसेंटेज देखते हैं तो इबिटा परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उसके पीछे रीजन वही है कि इबिटा परसेंट जो 25% हुआ करता था क्वार्टर 2 FY25 में इनका इबिटा मार्जिन, वो इबिटा मार्जिन अभी 23% हो गया है। उसके पीछे रीजन ये है कि इनके जो 2 नए हॉस्पिटल्स हैं जिसको इन्होंने एक्विजिशन किया है उसमें उन्होंने पैसा तो लगाया है, बेड कैपेसिटी बढ़ाई है, कुछ उसमें
कुछ नई फैसिलिटीज ऐड की है, लेकिन उससे अभी रेवेन्यू जनरेट होना इनको नहीं शुरू हुआ। तो उनका रेवेन्यू Q3 से उनका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें आपको जो EBITDA मार्जिन है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एंड अगर आप इसको हाफ ईयरली बेसिस पर इनका EBITDA मार्जिन देखते हैं तो उसमें वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। जो पहले 25% हुआ करता तो अभी 24% हो गया है, लेकिन उसके पीछे वही रीजन है, जैसे दोनों हॉस्पिटलाइज जो दोनों हॉस्पिटल से ऑपरेशनलाइज होंगे वैसे इनका ये EBITDA मार्जिन यहाँ भी बढ़ जाएगा। और अगर आप इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी जो पहले 18.4% हुआ करता था Q2 FY25 में, वो बढ़ करके 19.6% हो गया Q2 FY26 में। तो इसमें भी एक हेल्दी ग्रोथ दिखाई देगी आपको। और आप इसको हाफ ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो हाफ ईयरली बेसिस पर भी इसमें 2% की पॉजिटिव ग्रोथ आई है। एंड अगर आप इनका पैट देखते हैं तो पैट जो इनका 310 मिलियन हुआ करता था, 310 मिलियन हुआ करता था Q2 FY25 में, वो अभी बढ़ करके 413 मिलियन हो गया है। मीन्स की लगभग 35% की हेल्दी ग्रोथ वहाँ भी आपको दिखाई देती है। एंड अगर आप इसको हाफ ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो जो जो H1 FY25 में 613 मिलियन इनका पैट हुआ करता था, वो बढ़कर के अभी 833 मिलियन हो चुका है। मीन्स कि वहाँ पर भी आपको लगभग 30% के आसपास हेल्दी ग्रोथ दिखाई दे रही है। एंड अगर आप इनका पैट मार्जिन देखें तो पैट मार्जिन जो Q2 FY25 में 14.2% हुआ करता था, वो बढ़कर के अभी Q2 FY26 में 14.8% हो गया है। एंड अगर आप इनका पैट मार्जिन हाफ ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो 14.3% हुआ करता था लास्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में, जो कि अभी बढ़कर के 15.5% हो गया है। तो सारे ही फाइनेंशियल पैरामीटर पर देखेंगे तो कंपनी शानदार परफॉर्म कर रही है। अब अगर आप इनके ऑपरेशनल हाइलाइट्स देखते हैं तो जो इनकी बेड कैपेसिटी थी, जो Q2 FY25 में इनके पास लगभग 1600 बेड हुआ करते थे, वो बढ़कर के अभी 2300 बेड हो गए हैं। एंड जो इनकी बेड की जो ऑक्यूपेंसी रेट था वो 60% हुआ करता था लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर में, जो भी बढ़कर के 66% हो गया है। एंड हाफ ईयरली बेसिस पर भी ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस सेम ही है। H1 FY25 में 1605 बेड इनके पास हुआ करते थे, जो भी बढ़कर के लगभग 2300 बेड्स हो गए हैं। एंड अगर आप इनका ऑक्यूपेंसी देखें तो वो भी 60% से बढ़ करके 66% हो गया है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड अगर आप देखें तो जो 30,000 के अप्रॉक्सीमेटली हुआ करता था लास्ट ईयर के Q2 में, वो अभी बढ़ करके 32,000 हो गया है। एंड सेम वही है हाफ ईयरली बेसिस पर भी 30,000 से बढ़ करके 32,000 हो गया है। एंड इसके अलावा आपको हॉस्पिटल्स की जो IPD और OPD वॉल्यूम है उसमें भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देगी, जो आप यहाँ देख सकते हैं। एंड अगर आप इसको IPD एंड OPD का जो ये वॉल्यूम है वो रेवेन्यू वाइज ग्रोथ अगर आपको देखना है तो रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देती है। अगर आप इनके रेवेन्यू को हॉस्पिटल वाइज देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो नोएडा एक्सटेंशन वाला इनका हॉस्पिटल है, जो सबसे पुराना हॉस्पिटल है इनका, उससे 35% रेवेन्यू अभी आया करता था। सॉरी, अभी के समय में देखेंगे तो उससे 33% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। एंड 29% रेवेन्यू इनके दूसरे मेच्योर हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा वाले से इनको कंट्रीब्यूट होता है। एंड तीसरा इनका जो 19% रेवेन्यू है, ये भी इनके जो नोएडा वाला एक हॉस्पिटल, वो भी इनका पुराना हॉस्पिटल, वो भी मेच्योर्ड हॉस्पिटल है, उससे 19% कंट्रीब्यूट होता है। एंड जो झांसी और ओरछा वाला हॉस्पिटल है उससे 8% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। एंड जो ग्रेटर फरीदाबाद वाला इनका रिसेंट वाला हॉस्पिटल है उससे लगभग 10% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। एंड 1% रेवेन्यू इनका इनके न्यू दिल्ली वाले हॉस्पिटल से भी आता है, जो कि रिसेंटली भी इन्होंने स्टार्ट किया है। ऑपरेशनलाइज होना पूरी तरीके से भी वो बाकी है, तो नेक्स्ट क्वार्टर से आपको वहाँ से भी इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता हुआ दिखाई देगा। और इनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में खास बात क्या है कि इनके जो नए हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो ग्रोथ का मोमेंटम है काफ़ी हायर कंपेयर टू इनके मेच्योर हॉस्पिटल। जो नए हॉस्पिटल थे उसमें इनका लगभग 110% इससे ईयर ऑन ईयर रेट से वो हॉस्पिटल ग्रो कर रहे हैं। एंड जो इनका अभी रिसेंटली ग्रेटर फरीदाबाद वाला जो हॉस्पिटल है, अभी इसको पिछले साल इन्होंने स्टार्ट किया था, ऑपरेशन उसमें स्टार्ट किया था, तो एक साल के अंदर ही वो टोटल रेवेन्यू का 10% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देने लगा है, तो जो कि इनके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है। और इन आगे आने वाले समय में इन हॉस्पिटल से आपको अच्छा खासा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता हुआ दिखाई देगा। और जो इनके पुराने मेच्योर्ड हॉस्पिटल्स हैं वो 19% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहे हैं। और अगर आप इनका प्रोडक्ट मिक्स देखेंगे तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है इनके पास। इनका जो इंटरनल मेडिसिन है, इंटरनल मेडिसिन से 19% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, और 81% रेवेन्यू इनके जो बाकी सर्जरीज और अदर ट्रीटमेंट वाले सेगमेंट है उससे कंट्रीब्यूट होता है। मीन्स लगभग मोटा मोटा ये मान सकते हैं कि 20% रेवेन्यू इनकी दवाएं बेच के आती है, एंड 80% रेवेन्यू इनका इनके ट्रीटमेंट वाले सेगमेंट से जो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके जो ट्रीटमेंट होता है उससे कंट्रीब्यूट होता है। एंड जो इनका नोएडा एक्सटेंशन वाला जो हॉस्पिटल्स है, जो सबसे पुराना हॉस्पिटल है और सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल जिससे इनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, उस वाले हॉस्पिटल का इन्होंने बाइफर्केशन दिया हुआ है। उसमें इन्होंने बताया कि जो कैंसर वाला जो डिपार्टमेंट है, कैंसर वाला जो सेक्शन है, उससे 18% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी वाले सेगमेंट से 13% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। इंटरनल मेडिसिन से इनको इंटरनल मेडिसिन बेच के 10% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है।
कार्डियोलॉजी से 10% रेवेन्यू, न्यूरो साइंसेज से 10% रेवेन्यू, ऑर्थो स्पाइन एंड जो रूमेटोलॉजी वाला सेगमेंट है उससे 9% रेवेन्यू, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वाले सेगमेंट से 8% रेवेन्यू, गाइनोकोलॉजी वाले सेगमेंट से 6% रेवेन्यू, जनरल सर्जरी से 2% रेवेन्यू एंड बाकी अदर जो ट्रीटमेंट है उनसे रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। एंड ओवरऑल बेसिस पर अगर आप देखें तो 19% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है मेडिसिन सेल करके एंड 81% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है बाकी ट्रीटमेंट जो सर्जरी और अदर ट्रीटमेंट्स हैं उनसे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जो इनके बिजनेस हाइलाइट्स है, जो उन्होंने क्वार्टरली बिजनेस हाइलाइट्स दिए उसके बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी बेड कैपेसिटी एक्सटेंशन के बारे में बताया है कि इनका जो मॉडल टाउन न्यू दिल्ली वाला हॉस्पिटल है जिसको इन्होंने भी जुलाई 2025 में इनाग्रेटेड किया है, उसमें टोटल 300 बेड की कैपेसिटीज है। एंड जो इनका फरीदाबाद वाली फैसिलिटी है जिसको अभी न्यूली इन्होंने एक्वायर किया था एंड इसको सितंबर 2025 में इन्होंने ऑपरेशनलाइज किया है, वहाँ पर टोटल कैपेसिटी 400 बेड्स की है। एंड इन दोनों ही हॉस्पिटल्स है जिसमें टोटल मिला के 700 बेड्स है, इनसे अभी इनको कोई रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं होता है। Q3 से ये फुल्ली ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे और यहाँ से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनको शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि ये नए हॉस्पिटल्स एक्वायर करने के साथ साथ अपनी ऑक्यूपेंसी को भी बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपको बेड जो ऑक्यूपेंसी है वो भी दिखाई देगी। तो इनका जो ऑक्यूपेंसी रेट पहले 60% हुआ करता था वो बढ़कर के अभी 66% हो गया है। एंड इसके अलावा जो इनका मेच्योर हॉस्पिटल्स है, ये तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है, ओवरऑल में मतलब 60% से बढ़कर 66% हो गया है। एंड जो इनका मेच्योर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ऑक्यूपेंसी जो इनकी पहले 66% हुआ करती थी वो बढ़कर के अभी 72% हो गई है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने यह भी बताया है कि ये अपने हॉस्पिटल्स में जो सुपर स्पेशलिटी जो ट्रीटमेंट है उनको बढ़ा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी को और बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो भी बढ़ रहा है। अगर आप जो कैंसर वाला सेगमेंट है ऑन्कोलॉजी, तो ऑन्कोलॉजी वाले सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो इनके टोटल रेवेन्यू में 10% जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो केवल कैंसर वाला ट्रीटमेंट जो ऑन्कोलॉजी सेगमेंट है उससे आता है। एंड जो इनका नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल्स है, नोएडा एक्सटेंशन में जो इनका सबसे पुराना हॉस्पिटल है वहाँ पर टोटल रेवेन्यू का 18% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनके ऑन्कोलॉजी वाले सेगमेंट से आता है। एंड जो नोएडा एक्सटेंशन वाला ये हॉस्पिटल्स है यहाँ पर इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड भी इनके सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर जो उनको इनका जो आरपोब है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड वो लगभग 41,000 रुपीज़ पर बेड है। एंड इसके अलावा इनके जो मेच्योर हॉस्पिटल्स हैं, मेच्योर हॉस्पिटल से इनका जो आरपोब ग्रोथ है वो 9% है। एंड जो इनके न्यू हॉस्पिटल्स हैं जिसको इन्होंने अभी रजिस्टर्ड किया है, जो जिनको 1 साल पहले ऑपरेशनलाइज इन्होंने किया है, वहाँ का अगर रेवेन्यू आरपोब देखेंगे तो उसमें 19% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। न्यू दिल्ली वाला इनका जो नया हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया था अभी Q3 में ऑपरेशनलाइज हुआ है, उसके बारे में इन्होंने बताया कि वहाँ पर लगभग 33.6 थाउजेंड रुपीज़ पर ऑक्यूपाइड बेड इनका रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है और उन्होंने उसको स्टार्ट कर दिया है। आइए दोस्तों आगे हम यथार्थ को एट ए ग्लांस देखते हैं। तो आपको दिखाई देगा कि ये एक नॉर्थ इंडिया का लीडिंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है जिसके टोटल 8 हॉस्पिटल्स हैं। पूरे के सारे हॉस्पिटल्स इनके नॉर्थ इंडिया में ही है, एक ओरछा झांसी में है, बाकी सारे इनके नॉर्थ इंडिया में ही हैं। एंड अगर आप इनके पास टोटल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस देखते हैं तो इनके 12 टोटल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं। एंड जो इनके 78% बेड हैं वो टोटल 78% बेड इनके मेट्रो सिटी में मीन्स दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव इस सेगमेंट में है। एंड इनके आप हॉस्पिटल्स देखें तो इन्होंने सबसे पहला जो इनका हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में 2010 में स्टार्ट किया था, सबसे पहला हॉस्पिटल जिसमें 4000 बेड की कैपेसिटी है। इसके बाद नोएडा में 250 बेड का एक नया हॉस्पिटल 2013 में इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर 2019 में इन्होंने नोएडा एक्सटेंशन में 450 बेड का हॉस्पिटल स्टार्ट किया था। फिर आपको दिखाई देगा कि 2024 में ग्रेटर फरीदाबाद में 200 बेड का हॉस्पिटल इन्होंने स्टार्ट किया था। 2022 में इन्होंने झांसी ओरछा मध्य प्रदेश में 305 बेड का हॉस्पिटल इन्होंने स्टार्ट किया था। एंड इसके अलावा 2025 में फरीदाबाद में 400 बेड का एक हॉस्पिटल इन्होंने स्टार्ट किया। 2025 में मॉडल टाउन नई दिल्ली में 300 बेड का हॉस्पिटल इन्होंने स्टार्ट किया, वो जो अभी Q3 से भी वो स्टार्ट होगा। एंड इसके अलावा 2019 में नोएडा हॉस्पिटल में 450 बेड इन्होंने स्टार्ट किया था। एक आगरा में इन्होंने रिसेंटली एक हॉस्पिटल का एक्विजिशन किया है जिसका अभी ऑपरेशनल स्टार्ट होना शुरू है। अभी ऑपरेशन स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी वो नेक्स्ट क्वार्टर से में भी अभी मैनेजमेंट अनाउंस करेगा कि कॉन्फ्रेंस कॉल में बताएगा कि कब से उसको स्टार्ट करेंगे। और इनके पास जो हॉस्पिटल है उसमें सबसे खास बात क्या है कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मीन्स आपको किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट कराना है तो आपको इनके हॉस्पिटल में मिल जाएगा। इनकी टोटल बेड कैपेसिटी 2500 बेड से ज़्यादा इनके पास बेड कैपेसिटी है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड इनका 32,000 के अप्रॉक्सीमेटली है। 66% इनका ऑक्यूपेंसी रेट है। अगर आप इनका 2010 से जब से इनका कंपनी स्टार्ट हुई है तब से अगर आप इनका रेवेन्यू का ग्रोथ CAGR देखेंगे तो मोर देन 40% के रेवेन्यू CAGR से इनका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, CAGR से इनका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। एंड अगर आप इनका EBITDA का ग्रोथ CAGR देखेंगे तो +35% है। एंड अगर आप इनका पैट का CAGR देखेंगे तो +61% के CAGR से इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ग्रो कर रहा है।
और इनके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं मोस्ट ऑफ NABL एक्रीडिएटेड हैं, एंड इसके अलावा जो सारे हॉस्पिटल्स वो NABH एक्रीडिएटेड ऑलरेडी हैं। तो किसी भी हॉस्पिटल्स में इनके सारे हॉस्पिटल्स में ऑलमोस्ट आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। सारे जितने भी जितने भी इंश्योरेंस कंपनी जो उनके साथ इनका टाई अप है। बाकी आगे इन्होंने अपनी ग्रोथ जर्नी के बारे में बताया कि 2008 में इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ था, इनकॉर्पोरेटेड हुई थी कंपनी यथार्थ हॉस्पिटल, एंड इसके बाद 2010 में इन्होंने अपना फर्स्ट हॉस्पिटल खोला था ग्रेटर नोएडा में। फिर 2013 में भी एक नया हॉस्पिटल खोला। फिर ऐसे करते करते अभी आज के समय में आप देखें 2025 में इन्होंने 3 नए हॉस्पिटल्स ओपन किए हैं, और एक हॉस्पिटल अभी इनका स्टार्ट होना बाकी है आगरा में, जिसका एक्विजिशन इन्होंने किया है। तो बेसिकली इनका जो बिजनेस मॉडल है वो ऐसा नहीं है कि ये लोग लैंड खरीद के हॉस्पिटल की बिल्डिंग खड़ी करके उसको ऑपरेशनलाइज करें। बेसिकली इनका जो बिजनेस मॉडल है वो अलग है। ये एक्विजिशन बेस्ड बिजनेस मॉडल है इनका। मीन्स ये किसी चलते हुए हॉस्पिटल्स को, या जो हॉस्पिटल्स ऐसा है जो नहीं चल रहा है, बंद हो चुका है, उस हॉस्पिटल्स को उसका एक्विजिशन करते हैं, उसको पूरा परचेज कर लेते हैं। इसके बाद उसका मैनेजमेंट को चेंज करते हैं, उसमें कुछ फैसिलिटीज ऐड करते हैं, उसको हॉस्पिटल को रिनोवेट करते हैं, और अपने यथार्थ हॉस्पिटल के नए नाम से उस हॉस्पिटल को दोबारा स्टार्ट करते हैं, और वहाँ से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करना शुरू करते हैं, और उसका पूरा मैनेजमेंट इनके हाथ में रहता है। और अगर आप इनके पीछे देखें तो इनकी बैकिंग में बहुत सारे ऐसे मार्की इन्वेस्टर्स हैं जो इनको बैक कर रहे हैं, जो इनको बैक कर रहे हैं। मीन्स कि क्या है कि उनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें ये जो अपने यथार्थ हॉस्पिटल है ये इंक्लूडेड है। चाहे वो कोटक म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो बंधन म्यूचुअल फंड हो, ICICI प्रूडेंशियल है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, कैनरा है, यूनिवर्सल है, मोतीलाल ओसवाल है, गार्जियन कैपिटल है, जुपिटर इंडिया है, मार्वल गुरु है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट है, सिटी ग्रुप है, स्टेट ग्रुप है, मैथ्यू इंडिया है। तो ये सारे जो बड़े बड़े नाम्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स चलाते हैं, जिनके म्यूचुअल फंड्स काफ़ी बड़े बड़े फंड्स ये रन करते हैं, इन सब में इन्होंने अपनी म्यूचुअल फंड्स में स्पेस दी है यथार्थ हॉस्पिटल को। फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में इन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजी बताई है, जो इनके ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है उसके बारे में। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि इनका जो कैपेसिटी एडिशन है, ये क्या कर रहे हैं कि ईयर बाय ईयर, क्वार्टर बाय क्वार्टर कैपेसिटी एडिशन अपना करते जा रहे हैं, नए नए हॉस्पिटल्स को एक्विजिशन करते जा रहे हैं और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें नए नए बेड ऐड करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका ग्रोथ अच्छे रेट से हो रहा है। फर्दर इन्होंने बताया कि जो इनके पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब कि जो इनके पास हॉस्पिटल्स में बेड हैं उनका जो ऑक्यूपेंसी रेट है उसको बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके पास एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड भी बढ़ता जा रहा है, प्लस इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी अपोर्ड डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है। फर्दर इन्होंने आगे बताया कि जो इनका क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको मजबूत करते जा रहे हैं। ये नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, नए नए ट्रीटमेंट, जो नई नई बीमारियां हैं उनके ट्रीटमेंट को अपने हॉस्पिटल में ऐड करते जा रहे हैं, नई नई मशीनरीज ऐड करते जा रहे हैं, और जो स्किल्ड डॉक्टर्स की टीम है उनको अपने साथ ऑनबोर्ड करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनका क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है और इनके पास हर तरीके के पेशेंट आ रहे हैं। फर्दर इन्होंने ये भी बताया कि जो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल है उसको ये बढ़ा रहे हैं। मीन्स ये क्या कर रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज में जा कर के अपने जो सेंटर ओपन कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, प्लस उन कंट्रीज से उन पेशेंट्स को जो इनके हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में वहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और उनके ट्रीटमेंट को करवा रहे हैं, कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल है वो बढ़ रहा है। और देखेंगे तो मेजरली यही इनके ग्रोथ के ट्रिगर हैं, यही इनके ग्रोथ के ड्राइवर हैं। और इनका क्लिनिकल एक्सेलेंस आप देखें तो उसके पीछे ये वो बैकिंग है कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर से। मीन्स इनके पास जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होते हैं, चाहे वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो या फिर रोबोटिक सर्जरीज हो या फिर जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है, कैंसर का ट्रीटमेंट है, या जो कार्डियक प्रोसीजर्स होते हैं वो हो, या फिर जो न्यूरो सर्जरीज होती हैं, या फिर जो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज होती हैं, इन सब के लिए इनके पास स्पेसिफिक टीम है। ये सारे ट्रीटमेंट इनके हॉस्पिटल्स में होते हैं और इनके पास जो नंबर ऑफ प्रोसीजर आप देखें तो ये सारे ट्रीटमेंट ये लोग काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ में कंप्लीट कर चुके हैं। मीन्स जैसे 210 से ज़्यादा ये लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, 850 से ज़्यादा ये लोग रोबोटिक सर्जरीज कर चुके हैं, 2500 से ज़्यादा ये लोग रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मीन्स जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और जो कार्डियक प्रोसीजर होता है उसमें 9000 से ज़्यादा सर्जरीज ये लोग कर चुके हैं। जो न्यूरो सर्जरीज होती है उसमें 6500 से ज़्यादा न्यूरो सर्जरीज ये कर चुके हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी लगभग 20,000 लगभग 19,000 ऑर्थोपेडिक सर्जरीज ये लोग कर चुके हैं। तो ये इनके जो क्लिनिकल एक्सेलेंस का एक अप्रूवल है, क्लिनिकल एक्सेलेंस का एक प्रूफ है, एंड ये बताता है कि इनके हॉस्पिटल्स में सारे ही ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं एंड जो पेशेंट्स हैं वो इनके पास कंटिन्यूसली आ रहे हैं।
एंड अगर आप इनके पास मशीनरी देखते हैं तो इनके पास मशीनरी में जो दा विंसी रोबोटिक सिस्टम है, जो कि स्पेशली प्रिसीजन कैंसर के ट्रीटमेंट में, यूरोलॉजी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रीटमेंट होते हैं उनमें यूज होता है, जो कार्डियो थोरोसिस होता है उसमें यूज होता है। तो कई सारे ट्रीटमेंट्स हैं इसमें सारे यूज होते हैं। एंड इसके अलावा इनके पास लाइनेक मशीन है जो कि एडवांस रेडियोथेरेपी प्रोसीजर्स में यूज किया जाता है। फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट रोबोट्स हैं इनके पास, जो कि प्रिसाइज जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, जो नी रिप्लेसमेंट है या हिप रिप्लेसमेंट है, इनमें इनका ट्रीटमेंट इससे किया जाता है। इसके अलावा जो इमेजिंग डिपार्टमेंट है, इमेजिंग डिपार्टमेंट में एमआरआई है, सीटी स्कैन है, मैमोग्राफी है, बोन डेंसिटोमीटर है, इको है, 4D अल्ट्रासाउंड है, डिजिटल एक्सरे है, टीएमटी, ईईजी, ईएमजी, डेक्सा स्कैन, डेंटा स्कैन, आरवीजी एंड ओपीजी ट्रीटमेंट इसमें किए जाते हैं। इसके अलावा पीटी सीटी मशीन है इनके पास, जो कि स्पेशली रेस्पिरेटरी जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनमें हल की जाती है, उनमें यूज की जाती है। तो इनमें इनके पास सारे तरीके की टेक्नोलॉजी है, सारी तरीके की मशीनरी है, और हर ट्रीटमेंट के लिए इनके पास टीम अवेलेबल है। एंड इसके अलावा ये मेडिकल वैल्यू टूरिज्म में भी अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं। इनकी टीम है जो अलग अलग कंट्रीज में जाती है, वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाते हैं, हेल्थ कैंप लगाते हैं, वहाँ के लोकल डॉक्टर्स के साथ मीटिंग्स करते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, टाई अप करते हैं, और वहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट इंडिया में अपने हॉस्पिटल्स में उनको ट्रांसफ़र करके उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर करते हैं। जो ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर इनके मेडिकल कैंप और ये सारी फैसिलिटीज चलती है, उनमें स्पेशली अगर आप देखें तो उनमें बहुत सारे कंट्री जैसे उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, नाइजीरिया है, एंड इसके अलावा केन्या है, एंड ताशकंद है, बगदाद है। तो इन सारे हॉस्पिटल्स में, इन सारी कंट्रीज में ये अपना मेडिकल ट्रेवल करते हैं, एंड वहाँ से पेशेंट्स को इंडिया में ट्रांसफ़र करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो रीच है, इनके जो ट्रीटमेंट का रीच है वो अलग अलग कंट्रीज तक पहुंच रहा है, अलग अलग गवर्नमेंट तक पहुंच रहा है। एंड इनका जो बिजनेस है वो इनके बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए ये जो इनका ये स्टेप है काफ़ी यूजफुल है। एंड अगर आप स्ट्रेटेजिकली भी देखें तो इनका जो लोकेशन इनके हॉस्पिटल्स की, वो दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, या जो फरीदाबाद में जो नोएडा में जेवर एयरपोर्ट है, तो दिल्ली एयरपोर्ट प्लस जो जेवर एयरपोर्ट है, दोनों जगहों से इनका जो हॉस्पिटल्स है वो बिल्कुल नज़दीक हैं। तो जो ट्रीटमेंट के लिए जो पेशेंट अदर कंट्रीज से इंडिया में आते हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल है, एज वेल एज इनके लिए भी बेनिफिशियल है कि वो पेशेंट इनके पास ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। एंड इसके अलावा इन्होंने अभी कुछ कंट्रीज में जैसे ताजिकिस्तान, मॉरिशस, तंजानिया और केनिया में भी अपना एक इंफॉर्मेशन सेंटर वहाँ पर लॉन्च किया है, जो कि वहाँ पर जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में अवेयरनेस देगा और उन पेशेंट्स को इंडिया में डिपोर्ट करके उनके ट्रीटमेंट में मदद करेगा। तो दोस्तों ये था इनका टोटल जो रिजल्ट था, प्लस इनका जो बिजनेस मॉडल था उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इनका कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो गया है मैनेजमेंट का, जिसके बारे में कल या परसों मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को उसकी डिटेल वहाँ पर शेयर करूँगा। अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।